चलिए ऋषुराज, आवाज जा रही है? ऋषुराज, ऋषुराज, यस सर, ठीक है ऋषुराज, ठीक है। खुश रहिए, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र का 7वां बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यादव निशा, ठीक है बाबू, संटू कुमार, ऋषुराज, सबको गुड मॉर्निंग। तो आज का क्लास जो ब्रह्मास्त्र बैच जो 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है वो चल रहा है, और इसको बढ़िया से आप लोग घर में भी देखा कीजिए, क्योंकि हम तो यहाँ स्पीड में चल रहे हैं, टाइम कम रहने के कारण। डेली आप लाइव जो है जुड़ा कीजिए। और मिट्टू कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, रोबॉक्स भाई गुड मॉर्निंग। चलिए बिना गुड मॉर्निंग कहे अब डायरेक्ट क्लास हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ऋषुराज, स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं आपका क्वेश्चन आ जाए वान डी ग्राफ जनरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वान डी ग्राफ जनरेटर है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वान डी ग्राफ जनरेटर, क्वेश्चन अगर आ जाए कि वान डी ग्राफ जनरेटर है ना, क्वेश्चन आपका क्या आ जाए कि वान डी ग्राफ जनरेटर, ये आपका क्वेश्चन आ जाए। तो वान डी ग्राफ क्या है? वैज्ञानिक का नाम था, क्लास शुरू कर चुके हैं। वान डी ग्राफ जो है एक वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है। वान डी ग्राफ एक वैज्ञानिक का नाम था। उन्होंने एक ऐसा जनरेटर का खोज किया था जिसमें लगभग में 10,000 से भी ज्यादा वोल्ट के विभवांतर को उत्पन्न किया जा सकता है। कितना? 10,000 से भी ज्यादा। वान डी ग्राफ एक वैज्ञानिक का नाम था। उन्होंने एक ऐसा जनरेटर का खोज किया था जिसके द्वारा, जिसके सहायता से, जिस जनरेटर के सहायता से हम लोग लगभग में 10,000 से भी ज्यादा वोल्ट के विभवांतर को उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक अर्धवृत्ताकार एक गोला होता है, खोखला गोला होता है, एक गोलाकार, एक गोलीय धातु का गोला होता है। ये धातु का गोला हो गया जिसका व्यास लगभग 5 मीटर होता है। कितना? 5 मीटर। एक गोलीय वृत्ताकार धातु का गोला होता है जो कि 2 विद्युत रोधी स्तंभ पर टिका रहता है। 2 विद्युत रोधी स्तंभ पर टिका होता है। 2 विद्युत रोधी स्तंभ पर टिका रहेगा। दो विद्युत रोधी स्तंभ पर टिका हुआ रहेगा। इसको हम लोग S1 और S2 से सूचित किए हैं। ये अर्धवृत्ताकार गोला हो गया, ये जो है अर्धवृत्ताकार गोला हो गया जिसका व्यास लगभग 5 मीटर और इसे 15 मीटर का ऊंचाई लगभग में ये है। इसका ऊंचाई 2 स्तंभ जो है S1 और S2। हाँ नीरज यादव, चलो ठीक है बाबू। ये जो स्तंभ है जिसका ऊंचाई लगभग 15 मीटर और ये धातु का जो गोला है, धातु गोला है जिसका व्यास लगभग 5 मीटर, इसको S से सूचित किया गया है और इसको S1 और S2 से, ठीक है। अब क्या है कि 2 घिरनी होता है, P1 और P2, 2 घिरनी होता है। इस पर रबर या रेशम का बना बेल्ट गुजरता है। 2 घिरनी होता है जिस पर रबर या रेशम का बना बेल्ट गुजरता है।
यही घिरनी है दो। पहला घिरनी को हम लोग P1 से सूचित किए हैं और दूसरा घिरनी को हम लोग P2 से सूचित किए हैं। दो कंघी होता है, एक कंघी यहाँ घिरनी P1 के समीप रहता है जिसको कंघी C1 यानी कि फुहार कंघी कहते हैं, और दूसरा जो कंघी यहाँ पर है घिरनी P2 के समीप, इसको संग्राहक कंघी कहते हैं, इसको स्प्रे कॉम्ब, इसको कलेक्टिंग कॉम्ब कहते हैं। एक विसर्जन नलिका होता है जो कि एक्स्ट्रा आवेश को डिस्चार्ज कर देता है, इसको डिस्चार्ज ट्यूब इंग्लिश में कहते हैं। इसको D से सूचित किया गया है। ये जो घिरनी है आपका, दोनों घिरनी के ऊपर रबर या रेशम का बना बेल्ट गुजरता है विद्युत रोधी पदार्थ का। ये जो कंघी है इसको किसी बैटरी के धन प्लेट से जोड़ते हैं, बैटरी के धन प्लेट से जोड़ते हैं। मान लेते हैं बैटरी V1 है, इसके धन प्लेट से जोड़ते हैं और पूरे मशीन को एक टैंक के अंदर रख देते हैं। यही इसका बनावट का रफ फिगर है। बनावट अगर लिखने के लिए आएगा, वांडी ग्राफ जनरेटर के बारे में अगर आएगा लिखने के लिए, तो कहिएगा कि वांडी ग्राफ एक ऐसा वैज्ञानिक है। देखिए पूरा लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, वांडी ग्राफ एक वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है। वांडी ग्राफ एक वैज्ञानिक का नाम था। उन्होंने एक ऐसा जनरेटर का खोज किया था जिसके सहायता से लगभग में 10,000 या उससे भी ज्यादा 10,000 या उससे भी ज्यादा वोल्ट के विभवांतर को हम उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। इसका बनावट का जहां तक चर्चा है तो एक जो है अर्धवृत्ताकार धातु का गोला होता है लगभग 5 मीटर व्यास का, आप देख सकते हैं, जिसको S से सूचित किया गया है। और ये जो धातु का गोला है दो को विद्युत रोधी स्तंभ S1 और S2 पर टिका होता है। जो धातु का गोला है वो दो को विद्युत रोधी स्तंभ S1 और S2 पर टिका हुआ है, ठीक है। और जो दो को घिरनी है P1 और P2, और ये दोनों घिरनी P1 और P2 के ऊपर से रबर या रेशम का बना बेल्ट गुजरता है, रबर या रेशम का बना बेल्ट गुजरता है। दो को कंघी है, एक C1 और एक C2। C1 को कहते हैं फुहार कंघी और C2 को कहते हैं संग्राहक कंघी। ये धन आवेश का ये जो है जो कंघी C1 है किसी बैटरी के धन प्लेट से जुड़ा हुआ रहता है, किसी बैटरी के धन प्लेट से जुड़ा रहता है। तो ये धन आवेश का बौछार जो है यहाँ पर करेगा कंघी, ये आपका फीता पर नहीं, रबर या रेशम का बना बेल्ट जो है उस पर करेगा, रबर या रेशम का बना बेल्ट पर ये करेगा धन आवेश का बौछार। चूंकि कंघी जो घिरनी है ऊपर की ओर गति करता है, तो ये धन आवेश जो यहाँ से है यहाँ चलते 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 यहाँ तक पहुँच जाएगा। उसके बाद जो दूसरा कंघी C2 है जिसको संग्राहक कंघी कहते हैं, वो क्या करेगा, इसको कलेक्टिंग कॉम्ब कहते हैं, इसको संग्रह करने का काम करेगा और ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो एक विसर्जन नलिका दिया हुआ है, डिस्चार्ज ट्यूब, उसके द्वारा पृथ्वी में स्थानांतरित हो जाता है। पूरे मशीन को एक टैंक के अंदर भर देते रख देते हैं, टैंक से उसको ढक देते हैं, मशीन को एक टैंक से ढक देते हैं। तो वांडी ग्राफ जनरेटर अगर आएगा तो यही लिखना है आपको, ठीक है। कोई दिक्कत, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिएगा। कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। पूछना है, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन आपका वांडी ग्राफ जनरेटर तो हो गया, विद्युत धारा और हाँ सर क्या है, एक पर्ण क्या है, एक पूर्ण चक्कर, क्या क्वेश्चन आपका है, फिर से बोलिए।
चलिए अभी पहले देख लीजिएगा थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन अगर है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करें। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत धारा, हाँ चलिए ठीक है, तो थोड़ा टाइम पर जुड़ा कीजिए आप लोग, थोड़ा टाइम पर। संटू कुमार एक बार थोड़ा टाइम पर जुड़ा कीजिए। आपका जो है टाइम पर नहीं जुड़ने के कारण आपका मिस हो चुका है। घर में इसको बाद में जो है आप इसको एक बार देख लीजिएगा। रोशन कुमार तांती, चलिए ठीक है। तो विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करें। अगर क्वेश्चन आ जाए विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करें, ठीक है। तो देखिए बहुत ही शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। अगर ये मान लेते हैं कि कोई चालक है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया, और चालक को हम लोग करंट प्रोवाइड कर रहे हैं बैटरी के द्वारा, है ना, चालक से करंट पास कर रहे हैं, ठीक है, चालक से करंट पास कर रहे हैं। हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं चालक का लंबाई L मान लीजिए, चालक का लंबाई L मान लीजिए, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका लैंग्वेज लिखना पड़ेगा कि माना कि चालक का लंबाई L है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और एक लाइन इसमें लैंग्वेज है कि करंट जा रहा I, और प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं n है। ठीक है छोटू कुमार, गुड मॉर्निंग। प्रति एकांक आयतन में, इसका लैंग्वेज है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या हम लोग मान रहे हैं स्मॉल है, और पूरा इलेक्ट्रॉन का संख्या कुल, ठीक है विकास कुमार गुड मॉर्निंग, थोड़ा बोर्ड पर देखिए। तो कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या हम लोग माने हैं कैपिटल है, और प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या स्मॉल है। देखिए प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या माने हैं स्मॉल एन, ठीक है। कुल प्रति एकांक आयतन में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना माने हैं स्मॉल एन, और कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना मानना है कैपिटल एन। आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे लंबाई, है ना, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन आपका यूट्यूब पे दिया हुआ है। व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन जो है आपका यूट्यूब पे ही दिया हुआ है, ठीक है। तनु प्रिया सब ठीक है, परवीन सब जो है उसी पर दिया हुआ है। विजय कुमार प्रति एकांक, अब कमेंट करना बंद कीजिए, अब पहले देखिए इधर प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना माने हैं स्मॉल है, ठीक है। तो आयतन बराबर क्या क्षेत्रफल गुणे लंबाई, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे लंबाई बराबर दिया हुआ स्मॉल है, तो कैपिटल एन बराबर कोना कोनी गुना कर देंगे एन ए एल। कोई दिक्कत? अब इसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या है कि प्रवाहित आवेश की मात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। प्रवाहित आवेश की मात्रा, चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा, नहीं ठीक है, चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा। तो चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा Q बराबर क्या हो जाएगा Ne, Q बराबर क्या होगा Ne, नहीं Q बराबर Ne, तो Q बराबर Ne, तो N के जगह हम लोग लिख देंगे NaL, और N2 क्या है स्मॉल e, ये हो गया। अब इसमें करंट हम लोग निकाल रहे हैं, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर क्या होता है Q बाय T, I बराबर Q बाय T है, I बराबर क्या हो जाएगा Q बाय T, तो I बराबर Q बाय T, तो Q का मान देखिए यहां से रख देंगे NaLe बाय T, I बराबर
NEA LYT, एल क्या हो गया? लंबाई। लंबाई मतलब क्या है? हाँ भैया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बताएंगे, छोटू कुमार संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बताएंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी बताएंगे, अभी बचा हुआ है, अभी मात्र आज 7वां क्लास है। दूरबीन भी बताएंगे आपको, वर्गमात्र मूल भाग में रिलेशन भी बताएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है सब बता देंगे, बशर्ते आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए। और सबका आंसर का पीडीएफ आपका भेजा हुआ है, ठीक है छोटू कुमार, सब भेजेंगे। हाँ ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, एसके रॉय ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। तो आई बराबर देखिए यहाँ पर है NEA LYT, एल मतलब क्या? लंबाई, एल का मतलब हो गया लंबाई और टी का हो गया समय। तो लंबाई बटे समय यानी वेग, तो यहाँ कौन सा वेग लेंगे? अनुगमन वेग। आपको बताए थे तो वहां से वोल्टेज देंगे तो सब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में निश्चित वेग से क्या होगा? आगे बढ़ेगा। जिस वेग से जाएगा उसी वेग को कहते थे क्या? अनुगमन वेग। तो यहाँ वेग के जगह लेंगे क्या? अनुगमन वेग। आई बराबर NEA VD, यही रिलेशन आएगा। अगर मान लीजिए धारा घनत्व में रिलेशन निकालना रहे, कभी कभी क्या देता है? धारा घनत्व में भी पूछ जाएगा, विद्युत धारा में नहीं पूछ के धारा घनत्व में पूछेगा। बस आई बटे ए कर दीजिएगा, ए को नीचे कीजिएगा तो आई बटे ए हो जाएगा, आई बटे ए हो जाएगा ना। तो आई बटे ए कीजिएगा तो बराबर NEVD, और आई बटे ए बराबर क्या? जे बराबर हो गया NEVD। अगर धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध पूछे तो ये हो जाएगा आपका J बराबर NEVD। ठीक है सत्या विकास यादव गुड मॉर्निंग, राजीव कुमार गुड मॉर्निंग। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन इसमें एक तरह से हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया, पहला तो क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं, वांडी ग्राफ जनरेटर पूरा डिटेल हम बता चुके हैं। दूसरा आपका बता चुका है कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, तीसरा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। एक बार फिर से देखिएगा, ये आपका एक तार है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या हम लोग कैपिटल एन माने, कुल टोटल मुक्त इलेक्ट्रॉन। अंकित कुमार मॉर्निंग, अंकित कुमार गुड मॉर्निंग, विजय कुमार यादव गुड मॉर्निंग। चलो बोर्ड पे देखो। तो मेरा ये कहना है कि वो तार है, तार में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या हम लोग का कैपिटल एन है, और प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या मानेंगे स्मॉल एन। लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा कि चालक का लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, A कैपिटल दीजिएगा, ठीक है। और प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या स्मॉल एन मानना है, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या हम लोग कैपिटल एन मानना है। तो प्रति एकांक आयतन क्या? प्रति एकांक आयतन मतलब बटे आयतन, मतलब बटे आयतन, प्रति एकांक आयतन मतलब बटे आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या है ना। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या है? कैपिटल एन। और कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या माना है कैपिटल एन बटे क्या? आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे लंबाई और स्मॉल एन निकाल दिया, ठीक है। ये क्या किए? कोना कोनी गुणा कर दिया। ये हम लोग कोना कोनी क्या किए? गुणा कर दिए। जब गुणा कर देंगे तो कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा? NaL हो जाएगा। कैपिटल एन बराबर NaL, क्लियर है। अब क्या है कि इसमें आवेश की मात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, आवेश की मात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। तो आवेश बराबर क्या होता है? Q बराबर Ne, Q बराबर क्या होता है? Ne। तो N मतलब क्या? कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या, जो कि आपका NaL दिया हुआ है, ठीक है। NaL दिया हुआ है, स्मॉल a यहां से उतार दिया। उसके बाद विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T, I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T। तो Q का मान यहां से रख देंगे अब बाय T, ठीक है। अब NEA उतार दिया, L/T, L मतलब क्या? लंबाई यानी दूरी, तार का लंबाई, और T क्या है? समय। तो दूरी बटे समय कीजिएगा तो वेग आएगा। कौन सा वेग लेंगे यहाँ पर? अनुगमन वेग। क्या लेंगे? अनुगमन वेग, क्लियर है। अब क्या किए? A को नीचे कर दिए तो I बटे A हो गया, NEVD बच गया, और I बटे A क्या होता है? धारा घनत्व। प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व, जिसको J से सूचित करते हैं। विद्युत धारा अदिश है लेकिन धारा घनत्व जो है सदिश है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारा अदिश है कि सदिश है, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है,
लेकिन धारा घनत्व जो है एक सदिश राशि है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध भी हो गया और आपका धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। कार्बन प्रतिरोध नहीं, कलर कोड ऑफ कार्बन प्रतिरोध। कलर कोड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक ट्रिक याद रखिएगा, कार्बन जो है जो मैक्सिमम जो प्रतिरोध रहता है, अधिकतर जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ या फिर आपका विद्युतीय परिपथ जो होता है, नहीं जो इलेक्ट्रिक परिपथ है या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है, उसमें जो प्रतिरोध जनरली यूज होता है वो कार्बन प्रतिरोध। आप देखिएगा, आप दुकान में जाइएगा, कहिएगा रेजिस्टेंस दीजिए तो 1 रुपया या 2 रुपया में शायद मिलता है, उसमें 3 को जो है आपका वो रहेगा। ठीक है, मिट्टू कुमार वही बताने जा रहे हैं। मिट्टू कुमार वही बता रहे हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड वाइफ। बहुत अच्छा, यही लगता है आपको साल में याद हुआ खाली बस। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये आपको एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये आपको याद रखना है तो सारा आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बी से हो गया ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। ये आपका कलर हो गया। ये जो कलर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो जो कलर है आपका देख सकते हैं सबका। जो कार्बन प्रतिरोध होता है, एक कार्बन प्रतिरोध में 4 वो संकेंद्रीय वलय होता है। पहला वलय, दूसरा वलय, तीसरा और चौथा। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध में 4 संकेंद्रीय वलय होता है। जो पहला 2 वलय होता है ए और बी, ये सार्थक अंक को व्यक्त करता है, सिग्निफिकेंट फिगर को। पहला 2 जो है वो सार्थक अंक को व्यक्त करता है। तो कार्बन प्रतिरोध में 4 संकेंद्रीय वलय होता है। पूछेगा कार्बन प्रतिरोध के बारे में तो कहिएगा कि कार्बन प्रतिरोध मैक्सिमम अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक और विद्युतीय परिपथ में जो प्रतिरोध उपयोग में आता है उसको कहते हैं हम लोग कार्बन प्रतिरोध। और कार्बन प्रतिरोध में 4 संकेंद्रीय वलय होता है। ठीक है, जिसमें पहला 2 वलय जो है ए और बी, जिसको हम लोग अंकित किए यहाँ पे, सार्थक अंक को व्यक्त करेगा। और तीसरा वलय जो है दशमलव गुणक को व्यक्त करेगा, दशमलव गुणक को। और चौथा वलय जो है आपका त्रुटि सीमा को व्यक्त करेगा। चौथा वलय जो है आपका त्रुटि सीमा को व्यक्त करेगा। ठीक है, तो ये 4 तरह का 4 वो संकेंद्रीय वलय होता है। और सार्थक अंक का मान जो है 0 से लेकर 9 तक होता है। और दशमलव गुणक का मान 10 पे पावर 0 से 10 पे पावर 9 तक होता है। ठीक है, ये 2 चीज 3 चीज आपको याद रखना है। तो सार्थक अंक, ये तो कलर हो गया, रंग हो गया, ये कोड हो गया। और इसका सार्थक अंक सबका लिख रहे हैं, सबका सार्थक अंक लिख रहे हैं। तो सबका सार्थक अंक 0 से लेकर 9 तक होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी तरह से दशमलव गुणक का मान जो है याद रखना है। दशमलव गुणक का मान 10 पे पावर 0 से 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 3। ठीक है, ये दशमलव गुणक का मान हो गया। और त्रुटि सीमा का अगर सुनहरा रंग रहे तो 5%, चांदी का कलर रहे तो 10%।
चांदी का कलर है तो 10% और सुनहरा रंग है तो 5%। ये इतना चीज आपको याद रखना है कार्बन प्रतिरोध के बारे में, ठीक है। कितना सा 4 संकेंद्रीय वलय होता है, जिसमें पहला 2 वलय ए और बी किसको व्यक्त करता है, सार्थक अंक को, तीसरा वलय दशमलव गुणक को, चौथा वलय त्रुटि सीमा को व्यक्त करता है। तो सब रंग के लिए आप लोग का अलग अलग याद है, आपका कलर कोड आपको लिख दिए, ठीक है। बाबुले सिंह गुड मॉर्निंग बाबू, बादल कुमार सबको गुड मॉर्निंग। ये आपका जो है, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछिएगा, कुछ क्वेश्चन वगैरह अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। इसमें कलर कोड में कुछ पूछना है तो पूछिएगा, कलर कोड में कुछ पूछना है तो पूछिएगा। पूछना है कुछ पूछना है, चलिए। नहीं पूछना है तो ये आपका बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन है, वेरी गुड वाइफ हो गया। उसके बाद देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है, ठीक है। तो आपका अभी क्या कमेंट किए थे, नहीं पढ़ पाए, फिर से देखिएगा। हाँ नीतीश यादव आप लोग पढ़िएगा या फिर जो है खाली कमेंट करते रहिएगा। अरे पास होना है कि नहीं, चलो ठीक है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम, टाइम बहुत कम है हम लोग के पास, कमेंट अगर पढ़ते रह जाएंगे तो फिर आपका पता। नेहा कुमारी गुड मॉर्निंग, चलो बोर्ड पे देखो। चलिए ठीक है, सबका गुड मॉर्निंग। तो आपका अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम। क्वेश्चन अगर आ जाए कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखें, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखें। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है कि अगर कोई तार में अगर करंट जा रहा है और तार के चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, आपको पता है, ठीक है। राजीव कुमार 789, ठीक है, बोर्ड पे देखिए। तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी तार में करंट जा रहा है, आपको पता है कि किसी भी तार में अगर करंट जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो तार के चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अगर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित जा रहा है तो तार के चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसे मान लीजिए करंट जा रहा है तो तार में कितना आई, तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है आई, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, यानी कि इसका जो कोई स्वल्पांश मान लेंगे, छोटा सा टुकड़ा मान लेंगे जिसका लंबाई मान लेते हैं dl, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र को क्या सूचित किए, b से। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। यही आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम यही है कि किसी भी तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा समाकलन है, या चुंबकीय क्षेत्र यानी का जो स्वल्पांश का लंबाई है, उससे गुना करके उसको क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो किसके बराबर होगा, उसमें जो विद्युत धारा जा रहा है, तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, उस विद्युत धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होगा। ये आपका एम्पियर के परिपथीय नियम है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत है? एम्पियर का परिपथीय नियम आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है अमीटर और वोल्ट मीटर। नहीं तो धारा मापी से जो है आपका धारा मापी, जो धारा को मापने का यंत्र है, नहीं तो दोनों चीज बनाते हैं, अमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है। अमीटर और वोल्ट मीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर। अमीटर कैसे बनाएंगे? अमीटर जो है शंट का उपयोग करके बनाएंगे।
जो गैल्वेनोमीटर है, जो गैल्वेनोमीटर है, जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, उससे हम लोग दोनों चीज बनाते हैं, अमीटर भी बनाते हैं और वोल्टमीटर भी बनाते हैं। अमीटर भी बनेगा और वोल्टमीटर भी बनेगा। अब अमीटर कैसे बनाएंगे और वोल्टमीटर कैसे बनाएंगे, नहीं? तो अमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो गैल्वेनोमीटर है उसके तार के समांतर क्रम में एगो बहुत कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, जिसको शंट कहते हैं, तो बन जाता है ये अमीटर। पूछ देगा कि गैल्वेनोमीटर से आप अमीटर कैसे बनाइएगा। तो गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध के समांतर क्रम में एक बहुत कम प्रतिरोध का तार यानी कि शंट, जिसको शंट कहते हैं, उसको जोड़ देंगे तो बन जाएगा अमीटर, जो कि विद्युत धारा को मापता है। नहीं तो शंट पूछेगा, शंट क्या है? तो शंट कहिएगा कि अमीटर बनाने के लिए प्रयोग में लाया गया प्रतिरोध है। गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जो कम प्रतिरोध का, कम क्या, बहुत कम प्रतिरोध का तार जो जोड़ते हैं, उत्तरिया को कहते हैं क्या, शंट। उत्तरिया को कहते हैं शंट। नहीं, जो बहुत कम प्रतिरोध का तार जोड़े हैं उसको क्या कहेंगे, शंट। और वही गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है उसके श्रेणी क्रम में अगर उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं तो बन जाता है यही वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर बन गया वोल्टमीटर। अमीटर विद्युत धारा नापेगा और ये वोल्टेज नापेगा, विभवांतर को मापेगा। अमीटर जो है विद्युत धारा मापेगा और ये क्या है, विभवांतर को मापेगा। ठीक है ना? अमीटर क्या, विद्युत धारा, और ये ठीक है, राधे राधे पप्पू कुमार। अमीटर विद्युत धारा और वोल्टमीटर क्या है, विभवांतर मापेगा। ये विद्युत धारा मापेगा। अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए शंट जोड़े हैं समांतर क्रम में। बनाने के लिए, अमीटर बनाने के लिए जो शंट जोड़े हैं वो जोड़े, शंट को जोड़े हैं समांतर क्रम में। लेकिन अमीटर को पूछेगा परिपथ में कैसे जोड़ेंगे, तो अमीटर को परिपथ में क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इसको श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में, अमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है क्योंकि शंट का प्रयोग किए हैं। निम्न प्रतिरोध का तार को हम लोग नीचे समांतर क्रम में जोड़े, इसको बनाने के लिए देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है, अमीटर का प्रतिरोध कम होता है। अमीटर को हम लोग क्या करते हैं, इसका आदर्श अमीटर अगर पूछा जाए कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, नगण्य होता है। कहने का मतलब नगण्य। और इसका आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो ये तो आ गया अमीटर और वोल्टमीटर और शंट के बारे में। ठीक है, हाँ नीतीश कुमार 143। अमीटर और वोल्टमीटर और शंट, कहीं को दिक्कत पूछेगा शंट का क्या उपयोग है, तो शंट का उपयोग यही है कि धारा मापी के कुंडली को जलने से बचा देता है। अगर शंट नहीं लगाते तो टोटल करंट आपका धारा मापी में जाता, गैल्वेनोमीटर में नहीं जाता जी। लेकिन जो है शंट लगा दिए तो मैक्सिमम, क्योंकि प्रतिरोध कम है तो करंट ज्यादा जाएगा, इसी से इधर कम करंट जाएगा। जब कम करंट जाएगा तो जो जलने से ज्यादा वोल्टेज आएगा, ज्यादा करंट आएगा तो बच जाएगा नहीं। और अलग अलग शंट का उपयोग करके हम लोग अलग अलग प्रास का अमीटर को भी बना सकते हैं। जो छोटका प्रतिरोध वाला तार जोड़े हैं समांतर क्रम में अमीटर बनाने के लिए, उसी को ना शंट कहे थे। तो शंट का उपयोग पूछा जाए तो पहला तो उपयोग हो गया, शंट का उपयोग क्या है, अमीटर बनाने के लिए। दूसरा उपयोग लिख सकते हैं, शंट का उपयोग क्या है, क्या हम लोग अलग अलग शंट का उपयोग करके अलग अलग प्रास के अमीटर को बना सकते हैं। और क्या उपयोग है, इसको जलने से बचाता है। धारा मापी के कुंडली को जलने से क्या करता है, ये बचा देता है, ये शंट नहीं।
कहीं को दिक्कत, अमीटर, वोल्टमीटर और शंट आपका हो गया। इसमें कहीं को कुछ पूछना है तो पूछिएगा, इसमें कुछ पूछना है तो पूछिएगा। अमीटर, वोल्टमीटर और शंट में कुछ पूछना है तो पूछिएगा। चले, कुछ नहीं पूछना है ना। तो आज उसके बाद का टॉपिक देखिएगा, अगर पूछेगा प्रेरण, स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। हाँ राजीव कुमार सर, एक बार आप बता दीजिए। तो एक बार क्या, 2-3 बार बता दिए। घर में भी इसको एक बार देख लिया कीजिए, जितना बोले हैं घर में भी इसको एक बार देख लिया कीजिए। 1 बार 2 बार घर में भी आप लोग इसको देखा कीजिए, सुना कीजिए, ठीक है। तो आप लोग का अगला है स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में बताए थे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, कि स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, 2 तरह का घटना हम लोग पढ़े हैं, नहीं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरण की घटना 2 प्रकार का, स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। स्व प्रेरण सेल्फ इंडक्शन और अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण नहीं, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। स्व प्रेरण क्या है ना, कि अगर किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण पुनः उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो इस घटना को हम लोग कहेंगे स्व प्रेरण। राजीव कुमार, नितेश कुमार, बोर्ड पर देखिएगा। अगर किसी कुंडली में प्रवाहित मुख्य विद्युत धारा के कारण पुनः उसी कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद जो पुनः उसी कुंडली में अगर प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो इस घटना को कहते हैं स्व प्रेरण। और अगर किसी कुंडली में प्रवाहित मुख्य विद्युत धारा के कारण दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, उसके समीप में स्थित दूसरे कुंडली में अगर प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, तो इस घटना को कहते हैं क्या, अन्योन्य प्रेरण। कोई दिक्कत? तो स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण कहीं को दिक्कत है? अगर किसी कुंडली में प्रवाहित मुख्य विद्युत धारा के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, फिर प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, नहीं। अगर किसी कुंडली में प्रवाहित मुख्य विद्युत धारा के कारण पुनः उसी में फिर से प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, उसको कहेंगे क्या, क्या कहेंगे, स्व प्रेरण। और अगर समीप में स्थित दूसरे कुंडली में अगर विद्युत धारा उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण। जो फ्लक्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट का, है कि नहीं। जो टोटल फ्लक्स होगा किसी भी कुंडली में उत्पन्न, जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, वो किसके विद्युत धारा के समानुपाती। जितना ज्यादा करंट जाएगा कॉइल में कुंडली में जितना ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगा, उतना ज्यादा फ्लक्स उत्पन्न होगा। और जब समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लेंगे L, तो L बराबर हो गया N∅/I। L बराबर क्या हो जाएगा, N∅/I, नहीं। तो जो मेन करंट जा रहा है, अगर किसी कुंडली में एकांक विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, उसी फ्लक्स को कहेंगे स्व प्रेरण गुणांक। अगर स्व प्रेरण गुणांक का परिभाषा आएगा या अन्योन्य प्रेरण गुणांक का परिभाषा आएगा, ठीक है। अगर स्व प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरण गुणांक का परिभाषा आएगा तो एक लाइन में लिख लीजिएगा कि एकांक एम्पीयर का विद्युत धारा प्रवाहित कारण, एकांक एम्पीयर का विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण किसी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं स्व प्रेरण गुणांक। स्व प्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक दोनों का मात्रक जो होता है हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है। स्व प्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक दोनों का मात्रक जो होता है बाबू, क्या, हेनरी होता है। H से सूचित करते हैं। कहीं कोई दिक्कत है? स्व प्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक दोनों का मात्रक जो होता है आपका हेनरी होता है। क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें स्व प्रेरण अन्योन्य प्रेरण में?
चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ब्रूस्टर का नियम, जो कि इंपॉर्टेंट है। ब्रूस्टर का नियम, ठीक है। तो ब्रूस्टर का नियम क्या है? आपका जो है, आपको पता है कि एक फार्मूला भी याद रखिएगा, म्यू बराबर 10 IP, म्यू बराबर, ठीक है। एक चीज आपको याद रखना है, म्यू बराबर क्या, 10 IP, ठीक है। तो किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, वो उसके ध्रुवन कोण के स्पर्श जिया के बराबर होता है। यही आपका है ब्रूस्टर का नियम, कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस पर आपतित प्रकाश के ध्रुवन कोण के स्पर्श जिया के, साइन को आप लोग जिया बोलते हैं हिंदी में, कोस को कोजिया बोलते हैं, और टेन को बोलते हैं स्पर्श जिया। नहीं, साइन को जिया बोलते हैं, कोस को कोजिया बोलते हैं, टेन को स्पर्श जिया। तो क्या लिखिएगा ब्रूस्टर का नियम लिखने के लिए आएगा, तो कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, है ना, उस पर आपतित प्रकाश के ध्रुवन कोण के स्पर्श जिया के क्या होता है, बराबर होता है। नहीं, स्पर्श जिया के बराबर होता है। इसको आपको सिद्ध भी करना है तो सिद्ध भी कर सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं। इसको सिद्ध भी करने के लिए आएगा तो सिद्ध भी कर सकते हैं। मान लेते हैं ये आपका सतह हो गया, नहीं, इस पर कोई प्रकाश का किरण मान लेते हैं आपतित हो रहा है, जो प्रकाश किरण आपतित होगा उसको आपतित किरण कहेंगे, और जहां पर आपतित होता है वहां पर एक अभिलंब डालते हैं, यह हो गया आपतन कोण। और जहां पर जितना कोण से आएगा फिर जो है आपका परावर्तित होगा, प्रकाश का किरण जो है परावर्तित होगा, ठीक है, और परावर्तित होगा, कुछ प्रकाश का किरण ये अपवर्तित हो गया, ठीक है, कुछ प्रकाश का किरण क्या हो गया, अपवर्तित हो गया, ये आई हो गया और ये आर हो गया, ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। बढ़िया से देखिएगा जीके आर्यन, ये आपतन कोण हो गया, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है अपवर्तन कोण कहते हैं, आर से सूचित करते हैं। ये जब ध्रुवन कोण पर आपतित होता है, ये जो ध्रुवन कोण है, तो ध्रुवन कोण पूछेगा ध्रुवन कोण क्या है ना, तो वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो गया और ये अपवर्तित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण जो है 90 डिग्री हो, यानी कि परपेंडिकुलर हो, ये परावर्तित किरण हो गया और ये अपवर्तित किरण हो गया। परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत रहेगा, तो इस आपतन कोण को कहेंगे ध्रुवन कोण, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, जिसको हम लोग आईपी से सूचित करते हैं। इसको आईपी से सूचित करते हैं, जब ये आईपी तो ये भी आईपी, और जब ये आईपी तो ये 90 माइनस आईपी हो जाएगा, यानी आर बराबर आप लिख सकते हैं 90 माइनस आईपी, ठीक है। ये हो गया आपका ध्रुवन कोण। लाइट चली गई, थोड़ा सा देखिएगा, देखते हैं।
लाइट चली गई थी तो अभी बता रहे थे कि ध्रुवन कोण क्या है ना, कि ध्रुवन कोण क्या है कि वैसा आपतन कोण जिसके लिए आपतित किरण परावर्तित किरण और क्या अपवर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, नहीं तो उसको कहेंगे ध्रुवन कोण। तो क्या कहेंगे? ध्रुवन कोण। और ब्रूस्टर का नियम क्या है कि ध्रुवन कोण के स्पर्श दिया के बराबर होता है आपका माध्यम का अपवर्तनांक में। ये आपका हो गया, ये प्रकाश आपतित हो रहा था और यहाँ पर एक अभिलंब डाले थे, यहाँ पर एक अभिलंब डाले थे, ये आपतन कोण था, इसको ध्रुवन कोण कहे थे। क्यों कहे थे? क्योंकि इसमें परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत था। ये परावर्तित किरण था और ये जो था अपवर्तित किरण, ठीक है, ये R था। जब ये IP तो ये भी IP। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। और ये जब ध्रुवन कोण पर आपतित होगा तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री यानी कि π/2। नहीं, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत होगा 90 डिग्री। इस माध्यम का अपवर्तनांक मान लीजिए म्यू, इसमें तो वायु है तो वायु के लिए म्यू का मान कितना? 1 होगा। वायु के लिए म्यू का मान 1 होगा। तो ये R निकालने के लिए क्या करते हैं? 90 माइनस IP, क्योंकि R बराबर 90 माइनस IP। स्नेल का नियम देखे थे, स्नेल का नियम आप लोग पढ़ चुके हैं। अपवर्तन के दूसरा नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं, नहीं? म्यू बराबर साइन I बटे साइन R। तो I की जगह यहाँ क्या है? IP है। म्यू बराबर साइन I बटे साइन R, तो साइन I की जगह क्या है? IP। और R की जगह तो R है, ये है, R की जगह यहाँ रखेंगे कितना? 90 माइनस IP। तो म्यू बराबर साइन I, तो IP और R की जगह देखिए है साइन 90 माइनस IP, नहीं 90 माइनस IP। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो साइन IP बटे कॉस IP, नहीं तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 10 थीटा। तो म्यू बराबर 10 IP। यही आपका ब्रूस्टर का नियम है, यही आपका ब्रूस्टर का नियम है, नहीं? ये ध्रुवन कोण के स्पर्श दिया के बराबर होगा माध्यम का अपवर्तनांक। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आवर्धन और आवर्धन क्षमता में के बारे में अगर अंतर लिखने के लिए आएगा तो क्या कहिएगा? तो आवर्धन क्या है ना कि किसी भी लेंस या दूरबीन, लेंस हो चाहे आपका दर्पण हो, उसमें आप देखे हैं कि अलग अलग जगह पर वस्तु रखते हैं तो उसका अलग अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यानी प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार, दोनों का अनुपात कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा आवर्धन। क्या हो जाएगा? आवर्धन। आवर्धन क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन क्षमता क्या है ना कि आवर्धन क्षमता है कि किसी भी वस्तु को आप एक बार आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगा के आप देखिए, चश्मा मान लेते हैं, चश्मा या दूरबीन या माइक्रोस्कोप जो भी हो लगा के देखिए, है ना, प्रकाशिक यंत्र के मदद से उसको देखिए, तब जो वो अपने आंख के रेटिना पर दर्शन कोण बना रहा है, एक बार उसको हटा के देखिए तब जो दर्शन कोण बना रहा है, दोनों के अनुपात को कहेंगे आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्या है कि प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों के अनुपात को आवर्धन करता है। और आवर्धन क्षमता क्या है कि प्रकाशिक यंत्र के मदद से देखने पर जो दर्शन कोण बनता है नेत्र पर, एक बार बिना प्रकाशिक यंत्र से देखने पर, वस्तु को देखने पर जो दर्शन कोण बनता है, वो दोनों के अनुपात को हम लोग कहते हैं क्या? आवर्धन क्षमता। नहीं, इसको कहते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन और आवर्धन क्षमता। आवर्धन बराबर जो होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई बटे वस्तु का ऊंचाई। नहीं,
दर्पण में माइनस वी वायु और लेंस में प्लस वी वायु होता है। नहीं, दर्पण में आपका माइनस वी वायु और लेंस में क्या प्लस वी वायु। वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा एम का मान माइनस में लेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब रहेगा तो एम का मान प्लस में लेंगे। 11:15 में 11:15 में दीपक कुमार मैसेज कर दिया गया है। 11:15 में आपका स्टार्ट हो जाता है, तो आपका 7 बजे भी क्लास चल रहा है। 7 बजे टोटल लॉन्ग क्वेश्चन इसी चैनल पे, एके फिजिक्स ट्यूटोरियल चैनल, व्हाट्सएप चैनल भी है और आपका ये यूट्यूब चैनल भी है। आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं एके फिजिक्स ट्यूटोरियल, आपका तीनों पे अपलोड रहता है, तीनों पे आपका दिया हुआ है। एके फिजिक्स ट्यूटोरियल चैनल पे आपका टोटल का आंसर जो है, जितना इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है सब आपको मिल जाएगा, सबका किया जा रहा है। हाँ ठीक है, दिनेश कुमार ऑब्जेक्टिव होगा। ये हो गया आपका आवर्धन। और आवर्धन क्षमता क्या है ना कि प्रकाशिक यंत्र के मदद से देखने पर बना दर्शन कोण और बिना प्रकाशिक यंत्र से देखने पर बना दर्शन कोण के अनुपात को कहते हैं आवर्धन क्षमता। m बराबर बीटा बाय अल्फा, m बराबर बीटा बाय अल्फा। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछिएगा, यहां तक में कोई दिक्कत है तो पूछिएगा, यहां तक में कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। क्लियर है? बढ़े तो आपका क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछिए आप लोग। कोई क्वेश्चन है आप लोग की तरफ से पूछने के लिए? पूछिए जल्दी, 30 सेकंड का समय दिए हैं, पूछिए। कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछिए। लेजर किरण का विशेषता, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेजर किरण क्या है? कैलकुलेशन 11:15 में जीतेगा सर हमको। हाँ, क्लास 11:15 में होता है। ठीक है बाबू, लेजर किरण पहला क्वेश्चन आप लोग की तरफ है, आप लोग की तरफ से लेजर किरण। लेजर नहीं, इसका पूरा नाम आप याद रखिएगा, लाइट। कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ देता है। इसके बाद का क्वेश्चन आप लोग सोच के रखिएगा क्या पूछना है, हम पूछेंगे तब बोलिएगा। लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये आपका पूरा नाम है। कभी कभी पूरा नाम भी लिखने के लिए आएगा। लेजर का पूरा नाम यही होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लेजर किरण क्या है ना कि लेजर किरण एक ऐसा किरण है जिसमें सिंगल होता है, एक ही वर्ण के प्रकाश उसमें मौजूद होते हैं, एक ही तरंगदैर्घ्य के प्रकाश मौजूद होते हैं, जिसके कारण वो बहुत लंबा दूरी तक गति करता है। विशेषता में आप लिख सकते हैं इसमें सिंगल तरंगदैर्घ्य का प्रकाश होता है। ठीक है, सिंगल, एक ही तरंगदैर्घ्य का, एक ही वर्ण का प्रकाश होता है, जिसके कारण वो दूर तक गति करता है, कठोर से कठोर धातु को भी पिघला देता है। आजकल तो लेजर के द्वारा बहुत सारा ऑपरेशन भी होता है, शरीर के बहुत सारे अंग का ऑपरेशन भी होता है लेजर किरण के द्वारा। चलिए और बोलिएगा, और कुछ क्वेश्चन है? कुछ क्वेश्चन आप लोग के तरफ से? नाभिकीय रिएक्टर बता दिए हैं, कल ही बताए थे नाभिकीय रिएक्टर मिट्टू कुमार, कल या परसों, कल या परसों बताए थे नाभिकीय रिएक्टर। खुश रहिए। अभी अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं हम, घर पहुंच के करते हैं ना। हाँ अच्छा ठीक है, इसी पर करेंगे।
गया? और कोई क्वेश्चन नहीं आप लोग की तरफ से? चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं कि और कुछ क्वेश्चन देखा जाए। कुछ ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, कुछ ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। क्यूरी का नियम भी कल हो चुका है, पहले वाला क्लास में क्यूरी का नियम भी हो चुका है। अभी जो पूछे थे क्यूरी का नियम भी हो चुका है। आप लोग क्लास इसका मतलब रेगुलर नहीं कर रहे हैं। आप लोग का क्लास रेगुलर क्लास किया कीजिए। मिट्टू कुमार क्यूरी का नियम हो चुका है। कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा थोड़ा सा। जैसे पहला क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा हुआ है। 2024 में पूछा हुआ आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक। रेखीय घनत्व आवेश बटे लंबाई, नहीं रेखीय घनत्व मतलब आवेश बटे क्या होता है? लंबाई। थोड़ा देर के बाद कीजिएगा फोन। रेखीय घनत्व मतलब आवेश बटे लंबाई। रेखीय घनत्व किसको कहते हैं? आवेश बटे लंबाई को कहते हैं। तो आवेश का क्या हो जाएगा? कूलम। आवेश का क्या होता है? आवेश का होता है कूलम, है ना। और लंबाई का क्या हो जाएगा? मीटर। इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घनत्व का मात्रक होता है। इस टाइप से आपका जो है कल आपका ऑब्जेक्टिव होगा, कल या परसों आपका ऑब्जेक्टिव होगा। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव तैयार करके रखे हुए हैं, इसलिए आपको सोचना नहीं है कि कहां कहां क्वेश्चन क्या क्या है। इसलिए अभी फोन आ रहा है इंपॉर्टेंट क्लास के लिए। कहीं कोई दिक्कत रहे तो पूछा कीजिए। आज के लिए इतना ही।